ये आपका अगला टॉपिक है अभिसमय। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिना इसके हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभिसमय ऐसी संवैधानिक परंपराएं या ऐसी संवैधानिक रूढ़ियां, रीति रिवाज या प्रथाएं जिन्होंने ब्रिटिश संविधान में कानून का रूप धारण कर लिया है, अर्थात ऐसी परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज, ऐसी रूढ़ियां जो संवैधानिक परंपराओं के रूप में विकसित होती चली गई और इन्हें संवैधानिक कानून और न्यायालय ने इन्हें स्वीकृत नहीं किया है, लेकिन फिर भी आज ब्रिटिश संविधान में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और लोग इनका सहर्ष, इनका पालन करते हैं, क्योंकि इनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कानून की शक्ति के अभाव में भी लोग इनका जो है कानून की तरह इनका पालन किया जाता है। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान में अभिसमय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इनका स्थान है और ये ऐसी संवैधानिक परंपराएं या रीति रिवाज हैं जो समय के साथ साथ विकसित होती चली गई और जो आज ब्रिटिश संविधान में कानून के रूप में लोग इनका पालन करते हैं। तो देखिए, अभिसमयों के बारे में हम देखते हैं। अभिसमय जो है ब्रिटिश संविधान में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और समय के साथ साथ ब्रिटिश संविधान में समय के साथ साथ ब्रिटिश संविधान में ऐसी संवैधानिक परंपराएं विकसित होती चली गई, ऐसी संवैधानिक परंपराएं विकसित होती चली गई जिन्हें संसदीय कानून एवं न्यायालय ने स्वीकृत नहीं किया है। फिर भी उनका पालन स्वीकृत नहीं किया है, फिर भी उनका पालन लोग सहर्ष करते हैं। उन्हें अभिसमय कहा जाता है। तो देखिए, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है और ये समय के साथ साथ ब्रिटिश संविधान में ऐसी संवैधानिक परंपराएं विकसित होती चली गई जिन्हें संसदीय कानून एवं न्यायालय ने स्वीकृत नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका पालन लोग अपनी इच्छा के साथ सहर्ष करते हैं। इसी कारण से इन्हें अभिसमय कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी संवैधानिक परंपराएं और ऐसी रूढ़ियां, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं जो ब्रिटिश संविधान में समय के साथ साथ विकसित होती चली गई और विकसित होने के साथ साथ ही लोग इन्हें पालन स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं, क्योंकि इन्हें संसदीय कानून और न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। फिर भी ब्रिटिश संविधान में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और इनका कानूनों की तरह ही लोग इनका पालन करते हैं। तो इस प्रकार से ये संविधान के ऐसे अलिखित नियम हैं, अलिखित भाग हैं जो कि संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। तो देखिए, अभिसमय संविधान के
अलिखित भाग हैं, अलिखित भाग हैं जो कि उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये ब्रिटिश संविधान के ऐसे अलिखित भाग हैं जो कि संविधान को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं, अर्थात संविधान ब्रिटेन का अलिखित है, लिखित रूप में नहीं है, जैसे कि अमेरिका का, इंडिया का जो संविधान है वो लिखित रूप में है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित रूप में है। लेकिन अलिखित होने के बावजूद भी इसे व्यवहारिक रूप इन अभिसमयों ने प्रदान किया है। जैसा कि देखिए, एक विचारक हैं, मिल ने संविधान के अलिखित नियम कहा है। मिल ने संविधान के अलिखित नियम संविधान के अलिखित नियम के रूप में इन्हें कहा है। और उसी तरह डायसी ने इसे संवैधानिक अभिसमय कहा है। डायसी ने संवैधानिक अभिसमय कहा है। तो देखिए, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इन अभिसमयों के कारण ही ब्रिटिश संविधान अलिखित होने के बावजूद भी इसका जो कुशल संचालन और इसका व्यवस्थित रूप से सही ढंग से संचालन किया जा रहा है। यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही ढंग से कार्य कर रही हैं, जिसका प्रमुख कारण है ये अभिसमय, क्योंकि ये संविधान के अलिखित नियम होने के बावजूद भी, अलिखित भाग होने के बावजूद भी इसे व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि लोगों ने जो परंपराएं, रीति रिवाजों को लोगों ने अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया है और कानून की तरह उनका पालन करना शुरू कर दिया। इसलिए ब्रिटिश संविधान में अभिसमय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और मिल ने इसे संविधान के अलिखित नियम कहा है और डायसी ने इसे संवैधानिक अभिसमय कहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और ये कानून की शक्ति के अभाव में भी जो है लोग इनका पालन अपनी इच्छा से करते हैं। इसके पीछे वो अपना नैतिक दायित्व मानते हैं, ये उनके नैतिक दायित्व हैं जो अपनी इच्छा से लोग उनका पालन करते हैं। इस प्रकार से अभिसमय जो है वह ब्रिटिश संविधान को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं, इसलिए ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए, अब अगला आपका जो प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है कि कानून और अभिसमय में क्या अंतर है। तो देखिए, वो कई बार आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है, कई बार 5 नंबर का प्रश्न भी आता है कि कानून और अभिसमय में क्या अंतर है। तो देखिए, अब हम देखते हैं अगला आपका कानून और अभिसमय में अंतर। देखिए, कानून और अभिसमय में अंतर। देखिए, पहला अंतर है कानून संसद द्वारा निर्मित होते हैं। कानून संसद द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि अभिसमय एक क्रमिक विकास के द्वारा
एक क्रमिक विकास के द्वारा लंबे समय के बाद अस्तित्व में आते हैं। देखिए, कानून का निर्माण संसद करती है, संसद कानूनों को बनाती है और कानूनों के निर्माण में संसद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और जिस प्रकार से संसद ने कानून बनाए और तुरंत ही त्वरित रूप से वो लोगों के सामने आ जाते हैं, जबकि अभिसमय क्रमिक विकास के द्वारा लंबे समय के बाद में अस्तित्व में आते हैं। कि एक प्रोसेस होता है कि जब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है तो अभिसमय वो परंपराएं लोगों के लिए कानून के रूप में लोग उनका स्वतः ही अपनी इच्छा से पालन करते हैं। तो एक लंबे समय के बाद में जब उनका चलन हो जाता है उसके बाद में ये अस्तित्व में आते हैं। तो कानून तो संसद द्वारा निर्मित होकर बिल्कुल तुरंत सामने आ जाते हैं, जबकि जो अभिसमय है वो लंबे समय के बाद में, लंबी प्रक्रिया के बाद में अस्तित्व में आते हैं। अगला है कानून लिखित एवं स्पष्ट होते हैं। कानून लिखित एवं स्पष्ट होते हैं, जबकि अभिसमय अलिखित एवं अस्पष्ट होते हैं। देखिए, कानून लिखित एवं स्पष्ट होते हैं, जबकि अभिसमय जो होते हैं वो अभिसमय अलिखित एवं अस्पष्ट होते हैं। अगला है अभिसमय अलिखित एवं अस्पष्ट होते हैं। अगला है कानून जो है राज्य की प्रभुत्व शक्ति से संपन्न होते हैं। कानून राज्य की प्रभुत्व शक्ति से संपन्न होते हैं, जबकि अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति होती है। कानून राज्य की प्रभुत्व शक्ति संपन्न होते हैं, अर्थात राज्य की जो शक्ति है, दंड की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करता है तो दंड की शक्ति के द्वारा राज्य शक्ति उसे कानूनों का पालन करने का आदेश दे सकती है, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो राज्य शक्ति उसे दंडित भी कर सकती है। जबकि अभिसमयों के साथ ऐसा नहीं है। अभिसमयों के साथ में कोई ऐसी राज्य की प्रभुत्व शक्ति नहीं है जो कि अभिसमयों का पालन न करने पर लोगों को दंडित कर सके, क्योंकि अभिसमयों के साथ में नैतिक शक्ति होती है और नैतिक शक्ति के कारण जो है लोग इनका पालन स्वतः ही करते हैं। देखिए, इस प्रकार कानून राज्य की प्रभुत्व शक्ति से संपन्न होते हैं, जबकि अभिसमयों के पीछे केवल नैतिक शक्ति होती है और इस नैतिक शक्ति के कारण ही लोग इनका सहर्ष पालन करते हैं। अगला अंतर है
अगला अंतर है कानून में परिवर्तन या संशोधन संसद के द्वारा होता है, जबकि अभी समय क्रमिक विकास के द्वारा अस्तित्व में आते हैं, जबकि अभी समय क्रमिक विकास के द्वारा अस्तित्व में आते हैं और उनमें संशोधन भी क्रमिक विकास के द्वारा ही होता है। देखिए, कानूनों में परिवर्तन संसद के द्वारा होता है, क्योंकि संसद कानूनों को निर्मित करती है और कानूनों को निर्मित करने के अलावा उनमें संशोधन करने का कार्य भी कौन करती है? संसद करती है। जबकि अभी समय क्रमिक विकास के द्वारा अस्तित्व में आते हैं और क्रमिक विकास के द्वारा अस्तित्व में आने के बाद में जब इनमें संशोधन और परिवर्तन होता है, वो भी क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो देखिए, इस प्रकार कानूनों में संशोधन और परिवर्तन संसद के द्वारा होता है, जबकि अभी समयों में परिवर्तन और संशोधन क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि इनका अस्तित्व भी धीरे धीरे होता है। उसी प्रकार से इनके संशोधन की प्रक्रिया में भी क्रमिक विकास अर्थात धीरे धीरे विकास के द्वारा इनमें परिवर्तन होता है, धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता है। इस प्रकार कानून और अभिसमय में जो अंतर हमें स्पष्ट रूप से हमने देखे, अभी इनका अध्ययन करने के बाद में हम ये कहते हैं कि अभिसमय और कानून में अंतर होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात अभिसमय और कानून जो है एक दूसरे के अनुपूरक हैं और आज डिटेल में जो शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है वो इन अभिसमयों के कारण ही हो रहा है और ये अभिसमय जो है वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में इन अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है और इनमें अंतर होने के बावजूद भी कानून और अभिसमय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो ये है कि अभिसमय चल रहा है, अभिसमयों का पालन क्यों? अभिसमयों का पालन क्यों किया जाए? अर्थात ऐसी क्या कारण है जिनके पीछे अभिसमय जो होते हैं इनका पालन किया जाए? क्योंकि अभिसमय जो है वो न तो कानून के समान पवित्र है और न ही न्यायालय द्वारा ये स्वीकृत है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या शक्ति है जो अभिसमय का पालन लोग स्वतः ही अनुशासित रूप से इनका पालन करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है कि लोग इनका पालन जो है वो अपनी इच्छा से कानून की तरह इनका पालन करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है अभिसमय का उल्लंघन होने पर कानून का उल्लंघन। पहला है अभिसमय का उल्लंघन होने पर कानून का उल्लंघन। देखिए,
यदि अभिसमयों का उल्लंघन वहां पर हमें दिखाई दे ब्रिटिश संविधान में, तो हम ये देखते हैं कि अभिसमय और कानून में इतना घनिष्ठ संबंध है कि इनका उल्लंघन यदि हो जाए तो ऐसा लगता है कि कानून का उल्लंघन स्वतः ही हो गया है। तो ब्रिटिश संविधान में अभिसमय और कानूनों में इतना गहरा घनिष्ठ संबंध पाया जाता है कि अभिसमयों का उल्लंघन होने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का उल्लंघन हो गया है, क्योंकि अभिसमय और कानून दोनों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है, दोनों में इतना गहरा संबंध है कि एक के अभाव में हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रिटिश संविधान में यदि अभिसमय का उल्लंघन होता हुआ दिखता है तो ऐसा लगता है कि कानून का उल्लंघन स्वतः ही हो गया है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान में जैसे कि अभिसमय का उल्लंघन जो होता है वो कानून के उल्लंघन के रूप में ही दिखाई देता है। संसद की सर्वोच्चता है, संसद सर्वोपरि है, संसद सर्वोच्च है। तो इस प्रकार संसद की सर्वोच्चता की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें ब्रिटेन की संसद कानून के रूप में सर्वोपरि है और कानून सर्वोच्च है। कानून का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, लेकिन अभिसमय का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून की प्रभुत्व शक्ति का इनमें क्या होता है, लोप होता है। इसमें कानून की शक्ति का अभाव होता है। लेकिन फिर भी वहां पर ऐसी व्यवस्था है, यदि अभिसमयों का पालन, क्योंकि अभिसमय का लोग वहां पर पालन कानून की तरह ही करते हैं, कानून की तरह ही इनको इतनी वहां पर प्राथमिकता दी जाती है, तो अभिसमय का उल्लंघन जो होता है वो उसका उल्लंघन होने पर ऐसा लगता है कि कानून का उल्लंघन स्वतः ही हो गया है। अगला है अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति है। अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति है। देखिए कैसे अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति होती है और लोग जो है शासक और शासित दोनों इनका पालन करते हैं। यदि दोनों में से कोई भी इनका उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है तो ऐसा लगता है कि कानून का उल्लंघन हो गया है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी नैतिक शक्ति है जिसे लोग अपनी इच्छा से सहर्ष रूप से इनका पालन करते हैं। तो इस प्रकार से अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति होती है और इस कारण लोग इनका स्वतः ही पालन करते हैं। अर्थात अभिसमयों के पालन में ब्रिटेन में लोग काफी संवेदनशील हैं और इनका पालन लोग अपनी इच्छा से बिना कानूनी शक्ति से युक्त होने के बावजूद भी, इनमें कानून की शक्ति नहीं होती है, लोग नैतिक शक्ति से युक्त होते हैं और लोग इनका पालन जो है स्वतः ही करते हैं। तो इसलिए नैतिक शक्ति जो है वह अभिसमयों के पीछे होती है। फिर है अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति। अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति। देखिए जनमत की शक्ति जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यदि जनमत किसी भी सरकार को प्राप्त है तो सरकार अपना स्थायी रूप से अपना शासन संचालित कर सकती है। उस शासन व्यवस्था को अपना शासन संचालन करने में कोई भी उसे किसी तरह की कोई असफलता या कोई गड़बड़ी उसे नहीं मिलती है और शासन संचालन कुशलता पूर्वक किया जाता है, क्योंकि
जनमत की शक्ति उसके साथ में है। तो अर्थात जनमत की शक्ति ऐसी शक्ति होती है जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से लंबे समय तक स्थायी रूप से शासन संचालित हो सकता है यदि शासन के पास में जनमत की शक्ति हो। तो इसलिए अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति होती है और जनमत की शक्ति के कारण जो होते हैं लोग इनका स्वतः ही अनुशासित रूप से इनका पालन करते हैं, क्योंकि यदि जनमत की शक्ति यदि कोई अभिसमयों का उल्लंघन करता है तो जनमत की शक्ति क्या होगी, उसका विद्रोह कर देगी। तो इस प्रकार से अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति है और जनमत की शक्ति का यदि कोई विद्रोह करता है तो उस शासन व्यवस्था को जो होता है वो शासन व्यवस्था स्थायी रूप से कार्य नहीं कर सकती और शासन व्यवस्था कुछ ही दिनों में धराशायी हो जाएगी और दोबारा से चुनाव होंगे और दोबारा फिर नई सरकार चुनी जाएगी। तो इसलिए जनमत की शक्ति ऐसी शक्ति है यदि अभिसमयों का कोई उल्लंघन करता है जनता उसका विद्रोह करती है और विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार जो होती है अस्थिर हो जाती है, फिर नई सरकार निर्वाचित होती है। तो देखिए जनमत की शक्ति भी है। अगला है प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति। प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति अर्थात जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, ब्रिटेन में अनुदार दल और मजदूर दल वर्तमान में दोनों प्रमुख दल है, वहां द्विदलीय व्यवस्था है और दोनों दलों के पास में सत्ता बारी बारी से हस्तांतरित होती रहती है चुनावों के माध्यम से। देखिए प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति भी है कि जनता जो है इनका गहराई से पालन करे और शासन व्यवस्था को भी इन अभिसमयों का सख्ती से पालन करना होता है, क्योंकि अभिसमय नैतिक नियम है, नैतिक शक्ति से संचालित है। इसका मतलब ये नहीं है कि शासक और शासित दोनों ही इनका उल्लंघन करें। यदि कोई भी ऐसा करता है तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो भी उनसे असहमति जताते हैं और ब्रिटेन में मजदूर दल और अनुदार दल दोनों दल हैं, उनकी भी गहरी आस्था है कि सभी राजनीतिक दल और प्रशासनिक व्यवस्था अपना कुशल संचालन के लिए इनका पालन करें। अगला है ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव। ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव और मनोवैज्ञानिक तत्व। देखिए ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव ये है कि ब्रिटिश जाति जो है प्राचीन परंपराओं, प्रथाओं का, रीति रिवाजों का पालन करती है। तो ब्रिटिश जाति रूढ़िवादी का मतलब है पुरानी प्राचीन जो परंपराएं हैं, प्राचीन रीति रिवाज हैं, प्राचीन जो रूढ़ियां हैं, जो मान्यताएं हैं, विश्वास है, उनका पालन करना। तो ब्रिटिश जाति इन प्राचीन मान्यताओं का, इन प्राचीन परंपराओं का पालन करती है। और मनोवैज्ञानिक तत्व ये है कि ब्रिटिश जाति अपनी जातीय श्रेष्ठता में विश्वास करती है कि ब्रिटिश जाति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। उनमें अपनी रेस के प्रति बहुत ही अहंकार और अभिमान की भावना है।
जातीय श्रेष्ठता की भावना ब्रिटिश जाति में फूट फूट कर भरी हुई है, जो कि हमने इंडिया में देखा किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ। तो ये सब चीजें उनकी जातीय श्रेष्ठता की परिचायक हैं, और जातीय श्रेष्ठता के कारण और वो ब्रिटिश जाति का मनोविज्ञान भी सक्रिय है इनका पालन करने के लिए। तो ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव है कि ब्रिटिश जाति अंधविश्वास, परंपराओं, रीति रिवाजों का पालन करती है। इसी कारण से ब्रिटिश जाति इन अभिसमयों का नैतिक शक्ति के आधार पर कानून की तरह इनका पालन किया जाता है। अगला देखिए, अभिसमयों में निहित व्यवहारिक उपयोगिता। अगला है अभिसमयों में निहित व्यवहारिक उपयोगिता एवं विकास की कामना। देखिए, ब्रिटिश जो जाति है वह अभिसमयों का पालन करती है, और इनकी व्यवहारिक उपयोगिता है वहां राजनीतिक जीवन में, क्योंकि वहां पर कानून जो है वह प्रचलित है, लेकिन वहां जो इन अभिसमयों का पालन कानून के रूप में किया जाता है, तो इनकी व्यवहारिक उपयोगिता ब्रिटिश संविधान में हमें देखने को मिलती है कि इनकी व्यवहारिक उपयोगिता हमें यहाँ परिलक्षित होती है, और लोग इनका कानूनों की तरह ही पालन करते हैं। तो इसकी उपयोगिता इस बात से सिद्ध है कि ब्रिटिश जाति जो है वह इनमें कानून की शक्ति का अभाव होने के बावजूद भी, दंड की शक्ति का अभाव होने के बावजूद भी इनमें नैतिक शक्ति का पुट है, नैतिक शक्ति से युक्त है। इसके बावजूद भी लोग इनका जो है वह पालन करते हैं। तो इन लोगों ने इनको व्यवहार में अपना रखा है, तो इसकी उपयोगिता लोगों के व्यवहार में इसे अपनाने के कारण ही सिद्ध होती है कि लोगों ने इसे व्यवहारिक रूप से वहां पर अपना रखा है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश जाति में अभिसमयों की व्यवहारिक उपयोगिता में देखने को मिलती है कि लोग जो हैं इनका स्वतः अपनी इच्छा से सहर्ष रूप से पालन करते हैं, और विकास की कामना की आगे जाकर ये कानून के रूप में क्या होते हैं, पालना इनका किया जाता है, और लोग इनको कानूनों की तरह ही इनका अनिवार्य रूप से पालन करते हैं। इनकी व्यवहारिकता इस बात से सिद्ध होती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, और किस प्रकार से ये वहां पर बहुत ही अनिवार्य और वांछनीय है। जिस प्रकार से कानून संसद द्वारा निर्मित होने के लिए सभी लोगों के लिए अनिवार्य होते हैं, वांछनीय होते हैं कि लोग उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति उनका उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय की शक्ति से कानून युक्त होते हैं, और व्यक्ति जो है इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। लेकिन इनमें दंड की शक्ति का अभाव होने के बावजूद भी लोग इनका जो है पालन अपनी इच्छा से, इनकी व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर लोग इनका पालन करते हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है, और ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश राज व्यवस्था का कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए अभिसमयों का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है
उसमें इनका पालन कुशलता पूर्वक किया जा रहा है, तो इसकी उपयोगिता हमें इस बात से ही सिद्ध है कि अभिसमय का पालन वहां पर लोग व्यवहार में कर रहे हैं और कानूनों की तरह ही इनका लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का पालन लोग अपनी इच्छा से करते हैं और कानूनों की तरह इनका पालन किया जाता है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए, अब हम देखते हैं आगे आपका टॉपिक है अभिसमयों का वर्गीकरण। देखिए, अभिसमयों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, हम देखते हैं। अभिसमयों का वर्गीकरण अर्थात वहां पर जो भी अभिसमय प्रचलित हैं उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, हम वो देखते हैं कि वहां पर अभिसमयों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो देखिए, आगे हम देखते हैं कि अभिसमयों के वर्गीकरण में वहां पर हम देखते हैं कि राजा से संबंधित अभिसमय, राजा से संबंधित अभिसमय तो देखिए, राजा से संबंधित अभिसमय में यह है कि राजा जो है वह प्रधानमंत्री का चुनाव करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से वो संपूर्ण मंत्रिमंडल को चुनता है। तो इस प्रकार से राजा का ये अभिसमय वहां पर प्रचलित है कि राजा जो है वह अपने लोक सदन में बहुमत दल जिसको प्राप्त है, राजा क्या करता है, उसको बहुमत दल लोक सदन में जिस बहुमत दल के नेता को जो बहुमत दल का नेता लोक सदन में जो होता है उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में वो नियुक्त करता है। इस प्रकार से राजा से संबंधित अभिसमय में हमने देखा कि अगला है संसद का सत्र एक बार आहूत करना। राजा संसद का सत्र एक बार आहूत करता है, संसद को बुलाता है। तो इस प्रकार राजा से संबंधित जो अभिसमय है उसमें हमने देखा। अगला है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय, अर्थात मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय में हम ये देखते हैं मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। इसमें देखिए, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमयों में हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और संसद के सदस्य होने के कारण वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और यदि लोक सदन में कोई प्रस्ताव पारित करवाना है और उस प्रस्ताव को पारित करवाने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अर्थात सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, सरकार अल्पमत में हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक सदन में यदि महत्वपूर्ण प्रस्ताव कोई पास नहीं हो पाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है और मंत्रिमंडल की हार मानी जाती है।
तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है संसद से संबंधित अभिसमय। संसद से संबंधित अभिसमय। देखिए, संसद से संबंधित अभिसमय में यह है कि संसद के सत्रों का किस प्रकार से उनका बुलाना, राजा संसद के सत्र को वर्ष में एक बार बुलाता है और किस प्रकार से उनका स्थगन करता है, किस प्रकार इमरजेंसी या आपात स्थिति में उन्हें किस प्रकार से उनका सत्र आहूत करता है, ये सब। और इसके साथ ही संसद को किस प्रकार से जो है वह उसको भंग करता है। और इसके साथ ही जो 3 वाचन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी कोई भी विधेयक जो होता है वो 3 वाचन के बाद क्या होता है, कानून का रूप धारण करता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। जब एक सदन से किसी विधेयक पर 3 वाचन हो जाते हैं तो दूसरे सदन में वो विधेयक जाता है, उस पर 3 वाचन होते हैं और उन 3 वाचनों के बाद में वो क्या बनता है, हस्ताक्षर के लिए ब्रिटेन में राजा या रानी के पास जाता है और हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब 3 वाचन के बाद में उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो हस्ताक्षर होने के बाद में वो क्या करता है, कानून का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से संसद से संबंधित अभिसमय में हमने संसद से जो भी अभिसमय है या जो भी परंपराएं उनका हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार 3 वाचन होने के बाद ही वो क्या करता है, कानून का रूप धारण करता है। अगला देखिए, लोक प्रभुत्व से संबंधित अभिसमय। लोक प्रभुत्व से संबंधित देखिए, लोक प्रभुत्व का मतलब है जन प्रभुत्व की हम इसमें बात करते हैं। और जन प्रभुत्व में यदि कोई भी आदेश जो महत्वपूर्ण आदेश है और वह आदेश लोक सदन में यदि कोई भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है और उस पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो लोक सदन क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो लोक सदन लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है और जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से हमें जनता के प्रति उत्तरदायी की भावना इसमें देखने को मिलती है। और यदि कोई महत्वपूर्ण आदेश लोक सदन में गिर जाता है तो मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है और लोक सदन भंग हो जाता है। तो ये क्या है, जन प्रभुत्व से संबंधित अभिसमय, जनता के प्रति उत्तरदायी है। और यदि जनता के प्रति उत्तरदायी की भावना नहीं होती है, अर्थात अविश्वास हो जाता है और इस आधार पर सरकार जो होती है गिर जाती है, नई सरकार आती है, तो ये जन प्रभुत्व से संबंधित अभिसमय। अगला है राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय। अगला है राष्ट्र मंडल से संबंधित अभिसमय। तो देखिए, राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय में ये है कि ब्रिटेन जो है कई जो ब्रिटेन में राज्य हैं शामिल है राष्ट्रमंडल में, वो अपनी इच्छा से इसमें शामिल है।
और अपनी इच्छा से शामिल होने के कारण उनकी सदस्यता उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार से वो अपनी इच्छा से राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय है कि प्रत्येक जो राज्य है वो अपनी इच्छा से राष्ट्रमंडल में शामिल है और अपनी इच्छा से ही वो क्या करता है, इसकी सदस्यता को त्याग कर सकता है। ये उसकी इच्छा पर, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। देखिए, इस प्रकार अभिसमयों का वर्गीकरण हमने किया और इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में इस वर्गीकरण के आधार पर हम ये कहते हैं कि शासन में जो है वह शीर्ष से लेकर और बिल्कुल जड़ तक अभिसमयों का चलन है और इन अभिसमयों का वहां पर महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान जो है और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का कुशल संचालन इन अभिसमयों के कारण ही हो रहा है। इसलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था में इन अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है।